गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ईदुसाला में आपका स्वागत है। हम लोग घटना चक्र पॉइंटर की सीरीज कर रहे थे। इसमें ये मध्यकालीन भारत, प्राचीन भारत का वीडियो अपलोड किया जा चुका है, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से। मध्यकालीन भारत। भारत पर मुस्लिम आक्रमण। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था 570 ईस्वी में, इनका जन्म हुआ था। मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई थी? तो ये 632 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। मक्का सऊदी अरब में है। मक्का कहाँ है? सऊदी अरब में है। हिंद, भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था? तो ये अरबों ने किया था। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? तो यह 712 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो यह मोहम्मद बिन कासिम था। भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे, कहाँ से थे? ये अरब से थे। गजनी राजवंश का संस्थापक कौन था? तो यह अल्पतगीन था। चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था। वो कौन सा चंदेल शासक था? तो यह विद्याधर था, जो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। महमूद गजनी का दरबारी इतिहासकार उतबी था। शाहनामा का लेखक फिरदौसी महमूद गजनी के दरबार से संबंधित था। नेक्स्ट है, महमूद गजनी के साथ भारत आने वाले प्रसिद्ध इतिहासकार एवं मुस्लिम विद्वान अल-बरूनी था। अल-बरूनी भारत में 11वीं शताब्दी में आया था। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो यह अल-बरूनी ही था। एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए गए, ये महमूद गजनवी ने किया था। मध्य एशिया का शासक जिसने 1192 में उत्तर भारत को जीता, यह शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी था। मोहम्मद गोरी को सर्वप्रथम पराजित किया भीम द्वितीय अथवा मूलराज द्वितीय ने पराजित किया था। मोहम्मद गोरी ने जयचंद को पराजित किया था। ये चंदावर के युद्ध में, जो 1194 में हुआ था, उस युद्ध में जयचंद को पराजित किया था मोहम्मद गोरी ने। नेक्स्ट है, वह युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई, वह तराइन का द्वितीय युद्ध था। भारत पर आक्रमण करने वाले व्यक्तियों का सही क्रम क्या है? तो देखते हैं। महमूद गजनवी पहले, सेकंड मोहम्मद गौरी, फिर चंगेज खां और फिर तैमूर। नेक्स्ट है, वह मुस्लिम शासक जिसके सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है, वह है मोहम्मद गौरी। भारत में मोहम्मद गौरी ने प्रथम अख्ता किसे प्रदान किया था? तो यह कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रदान किया था। बख्तियार खिलजी जिसने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त किया था, वह मोहम्मद गौरी का दास था। नेक्स्ट है टॉपिक, दिल्ली सल्तनत, गुलाम वंश। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? यह कुतुबुद्दीन ऐबक था। दिल्ली सल्तनत का सुल्तान जो लाख बख्श के नाम से जाना जाता था, यह कुतुबुद्दीन ऐबक था, यद्यपि उसने सुल्तान की उपाधि कभी नहीं ली थी। नेक्स्ट है, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाया गया 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? यह एक मस्जिद है। प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान दिया, तो इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक, इन लोगों ने योगदान दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी? कैसे? चौगान की क्रीड़ा के दौरान अश्व से गिरने के बाद इसकी मृत्यु हुई थी। तो चौगान खेलते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है, दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में किसने बनाया था, स्थापित किया? तो ये इल्तुतमिश ने स्थापित किया था। दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया, ये इल्तुतमिश था। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो इल्तुतमिश था। गुलाम का गुलाम किसे कहा गया? तो इल्तुतमिश को कहा गया। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर आया था। तो कब आया था? इल्तुतमिश के काल में ये आया था, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान। मंगोल प्रथम बार सिंधु के तट पर देखे गए। इल्तुतमिश के शासनकाल में मंगोल को सिंधु के तट पर देखा गया था। चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तो तेमुचिन उसका मूल नाम था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार
मलिक जानू को नियुक्त किया था। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? तो यह तुर्कों का हाथ था। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? तो यह गयासुद्दीन बलबन उसका पूरा नाम था। दिल्ली का वह सुल्तान जिसके विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौ की नीति अपनाई थी, तो यह बलबन था। बलबन ने रक्त और लौ की नीति अपनाई थी। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने धारण किया था जिले इलाही की उपाधि धारण किया था। भारत में फारसी त्यौहार नौरोज को आरंभ किया था बलबन ने। तो भारत में जो फारसी त्यौहार नौरोज है उसे बलबन ने आरंभ करवाया था। सुल्तान बलबन का महत्वपूर्ण कार्य क्या था? तो इसका महत्वपूर्ण कार्य है नियामत ए खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। उसने तुर्कान ए चहलगामी का प्रभाव समाप्त कर दिया था। उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया था। नोट, नासिरुद्दीन महमूद ने उसे उलुग खां की उपाधि दी थी। तो बलबन को नासिरुद्दीन मोहम्मद ने उलुग खां की उपाधि दी थी। नेक्स्ट है, गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा। यह बलबन ने कहा था। नेक्स्ट है खिलजी वंश। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने किस सुल्तान के बारे में ये कथन कहा है? तो यह अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बर्नी ने कहा है। वह सुल्तान जो नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने उसका विरोध किया, वह अलाउद्दीन खिलजी था। दिल्ली का सुल्तान जिसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की, वह अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति जिसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी, वह जफर खान था। तो जफर खान जो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, उसकी मृत्यु मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए हो गई थी। नेक्स्ट है रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। तो उनके पति का नाम क्या था? तो राणा रतन सिंह उनके पति का नाम था। अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान का उद्देश्य क्या था? धन की प्राप्ति करना इसका उद्देश्य था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो रामचंद्र देव देवगिरी का शासक था। दिल्ली का वह सुल्तान जिन्होंने फसल का आधा राजस्व के रूप में दावा किया, यह अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक दोनों ने किया था, फसल का आधा राजस्व के रूप में। नेक्स्ट है वह सुल्तान जिसके काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल्य नियंत्रण लागू किया, तो यह अलाउद्दीन खिलजी ही था। वह सुल्तान जिसने बाजार सुधार लागू किया, अलाउद्दीन खिलजी। मध्यकालीन शासक जिसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी, वो भी अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ किया था। घड़ी और गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। नेक्स्ट है 1306 के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा थी, रावी नदी की सीमा थी। नेक्स्ट है टॉपिक तुगलक वंश। चलिए देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का वह सेना अध्यक्ष जो तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना, वह गाजी मलिक था। गियासुद्दीन तुगलक था। सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया किसने? तुगलक वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक राज्य किया। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित, आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था, वह था मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है दीवार ए अमीर कोही का एक नया विभाग मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा शुरू किया गया था। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र योजना बनाई थी, वो मोहम्मद बिन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया था? दौलताबाद। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक ने कराया था। मोहम्मद तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना क्यों असफल हो गई? यह मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था, इसीलिए असफल हो गई। मूर देश जिसे मोरक्को अफ्रीका कहते हैं का यात्री इब्न बतूता भारत कब आया था? तो यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण इब्न बतूता ने दिया था। होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था।
नेक्स्ट है वह शासक जिसकी मृत्यु पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। ये मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में ऐसा कहा था। नेक्स्ट है दिल्ली का वह सुल्तान जिसने बेरोजगारों के सहायतार्थ रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी, तो वह कौन सा है? वो फिरोज शाह तुगलक था। नेक्स्ट है दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान देता था, वह फिरोज शाह तुगलक था। वह सुल्तान जिसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे, वो फिरोज शाह तुगलक था। किस सुल्तान ने एक अलग विभाग आरीज स्थापित किया था? तो बलबन ने आरीज स्थापित किया था। सेना के घोड़ों को दागने की प्रथा अलाउद्दीन ने शुरू की थी। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? तो यह फिरोज शाह तुगलक बैठा। गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया गया था, यह फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। दिल्ली का वह सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है, तो यह है फिरोज शाह तुगलक। हक ए सर्ब अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान फिरोज शाह तुगलक था। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था, वह फिरोज शाह तुगलक था। नेक्स्ट है वह सुल्तान जिसने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे, वह फिरोज शाह तुगलक ही था। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली लाया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं दिल्ली का वह शासक जिसने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की, उससे दोनों संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके। ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक फिरोज शाह तुगलक था। नेक्स्ट पे आते हैं फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा था, एक खैराती अस्पताल था। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो यह नासिर उद्दीन महमूद था। वह शासक जिसके शासनकाल में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया, तो यह नासिरुद्दीन महमूद था। नेक्स्ट पे आते हैं तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया, 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किसका राज स्थापित हुआ? तो यह सैयद वंश का स्थापित हुआ। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक लोधी वंश है। चलिए देखते हैं। इनमें से अफगान मूल के थे कौन थे? लोधी शासक जो थे अफगान मूल के थे। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों का सही क्रम क्या है? देखते हैं। बहलोल लोधी, फिर सिकंदर लोधी, फिर इब्राहिम लोधी, इसका क्रम है। नेक्स्ट है महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को परास्त किया था, खातौली के युद्ध में परास्त किया था। वह मध्ययुगीन सुल्तान जिसे आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय दिया जाता है, तो यह सिकंदर लोधी को दिया जाता है। गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना किसने की थी? सिकंदर लोधी ने की थी। अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए किससे जाना जाता है? तो सिकंदर लोधी को जाना जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं दिल्ली पर शासन करने वाले वंशों का सही क्रम देखते हैं। तो सबसे पहले गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर लोधी वंश। नेक्स्ट है इनमें से वह शासक जो गुलाम वंश का नहीं था, तो इब्राहिम लोधी जो था गुलाम वंश का शासक नहीं था। बाकी बलबन, इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का शासक था। तो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर और बुक्का 2 भाइयों ने की थी। अपनी मधुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री कौन थी? तो यह गंगा देवी थी। विजयनगर का वह पहला शासक कौन था जिसने बहमनियों से गोवा छीना था? तो हरिहर द्वितीय था जो बहमनियों से गोवा छीने थे। प्रमुख तथ्य है देख लेते हैं। नरसिंह सालू ने संगम वंश का अंत किया और उसने राज सिंहासन छीनकर सालू वंश आरंभ किया।
वीर नरसिंह ने अंतिम सालू शासक को गद्दी से उतारकर राज सिंहासन छीना। वीर नरसिंह के उत्तरवर्ती उनके अनुज कृष्णदेव राय थे। तो कृष्णदेव राय वीर नरसिंह के उत्तरवर्ती उनके अनुज थे। कृष्णदेव राय के उत्तरवर्ती उनके चचेरे भाई अच्युत देव राय थे। नेक्स्ट है विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध जिस राजा के साथ लड़ा था वह कुली कुतुब शाह था। नेक्स्ट है कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज को थे। 8 तेलुगु कवि जो थे उन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। वह जिसे आंध्र भोज भी कहा जाता था वह कृष्णदेव राय थे। प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन स्वर्ण युग था। तेलुगु साहित्य का यह स्वर्ण युग माना जाता है। नेक्स्ट है कृष्णदेव राय ने नागलपुर नगर की स्थापना की थी। विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर कृष्णदेव राय के शासनकाल में निर्मित हुआ था। अब्दुल रजाक विजयनगर आया था। देवराय द्वितीय के राज्यकाल में आया था। निकोलो कोंटी इटली का एक यात्री था जिसने देवराय प्रथम के समय विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की। तो जो निकोलो कोंटी था वो देवराय प्रथम के समय आया था और अब्दुल रजाक जो था देवराय द्वितीय के समय आया था। नेक्स्ट है वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को आश्रय किसने प्रदान किया था? तो विजयनगर के राजाओं ने इसे आश्रय प्रदान किया था। नेक्स्ट है 1565 में तालीकोटा का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया किसके बीच? तो विजयनगर और बीजापुर, अहमदनगर तथा गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ा गया था। तो एक तरफ विजयनगर था, दूसरी तरफ बीजापुर, अहमदनगर तथा गोलकुंडा की संयुक्त सेना थी। नेक्स्ट पे आते हैं। जब राजा ओडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो यह था वेकन द्वितीय। तो मैसूर की राज्य की स्थापना के समय वेकन द्वितीय विजयनगर साम्राज्य का राजा था। नेक्स्ट है विजयनगर के शासक कृष्णदेव की कराधान व्यवस्था की विशेषता क्या थी? देखते हैं। भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी तथा कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे। ठीक है। वह स्थान जहाँ के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं वह है हम्पी। विजयनगर का शासक जिसने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था तो वह बुक्का प्रथम था, जिसने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था। नेक्स्ट है प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीत में स्वर निकालते हैं वह कहाँ है? वो हम्पी में है। तो ये विजय विट्ठल मंदिर हम्पी में है जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीत में स्वर निकालते हैं। तो इस तरह ये टॉपिक कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं दिल्ली सल्तनत का प्रशासन। इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना है क्योंकि अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी, इसलिए। नेक्स्ट है सल्तनत काल के अधिकांश अमीर और सुल्तान कौन से थे? तुर्क वर्ग के थे। इक्ता क्या थी? तो इक्ता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी। सियासतनामा इक्ता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत था। मुक्ति को इक्ता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे। अब देखते हैं विभाग और संस्थापक सुल्तान कौन से थे। तो विभाग है दीवान ए बंदगान, तो इसे फिरोज शाह तुगलक ने बनाया। दीवान ए अर्ज बलबन के द्वारा बनाया गया। दीवान ए मुस्त खराज अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो एक राजस्व विभाग था बनवाया गया। दीवान ए अमीर को ही कृषि विभाग था, यह मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनवाया गया। दीवान ए खैरात दान विभाग था, यह फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनवाया गया। दीवान ए रियासत यह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था, यह बाजार नियंत्रण विभाग था। अब विभाग और उसके कार्य देखते हैं। दीवाने अर्ज इसका कार्य था सेना विभाग से संबंधित कार्य। दीवाने रसातल यह धार्मिक मुद्दों से संबंधित विदेश विभाग भी इसमें संबंधित है। दीवाने इंसा सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित था। दीवाने वजारत वित्तीय मामलात से संबंधित था। नेक्स्ट है वह राजवंश जिसके अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ है वह तुगलक राजवंश है। तो तुगलक राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ था। नेक्स्ट है भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को खराज, उस्र और मुक्तई
कहा जाता था। भारत का मध्यकालीन शासक जिसने इक्ता व्यवस्था शुरू किया था वह इल्तुतमिश था। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन होता था? तो यह चौधरी होता था। सर्व कर लगाया जाता था, सिंचाई पर लगाया जाता था। जवाबित का संबंध था किससे? राज कानून से था। हदीस क्या था? एक इस्लामिक कानून था। सल्तनत काल में फवाजिल का क्या अर्थ होता था? तो इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली राशि को फवाजिल कहा जाता था। नेक्स्ट है, सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राएं कौन कौन सी थी? तो यह जीतल एवं टंका थे। टंका नामक चांदी का सिक्का चलाया था किसने? इल्तुतमिश ने चलाया था। सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल थे। ये चांदी तथा तांबे के थे। बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्कों पर यह अंकित हुआ था। अब नेक्स्ट देखते हैं दिल्ली सल्तनत कला एवं स्थापत्य। ठीक है, अलाई दरवाजा का निर्माण किसने कराया था? तो यह अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। इनमें से वह जिसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था तो वो अलाउद्दीन खिलजी था जिसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था, जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान दिया था। नेक्स्ट है, वह सुल्तान जिसने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था तो यह फिरोज शाह तुगलक था। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ है तो यह बलबन का मकबरा है जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ है। नेक्स्ट है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के लेखक कौन है? तो यह अत्रि और महेश हैं। चित्तौड़ की कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था राणा कुंभा के शासनकाल में निर्मित हुआ था कीर्ति स्तंभ। नेक्स्ट है, स्थल और स्थापत्य। देखते हैं, दिल्ली में कुबद उल उस्लाम है, जौनपुर में अटाला मस्जिद, मालवा में जहाज महल स्थित है। नेक्स्ट है, वास्तु शैली और संबंध राजवंश। तो मेहराब की निचली सतह पर कमल कली की झालर यह खिलजी वंश के द्वारा स्थापित किया गया था। अष्टभुजीय मकबरों का उदय ये तुगलक के द्वारा किया गया था। ये स्तंभों में बोदी गई का प्रयोग यह विजयनगर साम्राज्य के द्वारा किया गया था। झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल मुख्य द्वार इस सरकी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत का साहित्य देखते हैं। किताब उल हिंद की रचना के लेखक कौन है? ये है अलबरूनी। तूतीय हिंद ये अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह कासगंज के पटियाली में हुआ था। अमीर खुसरो ने अग्रगामी की भूमिका निभाई थी खड़ी बोली के विकास में। दिल्ली के 7 से अधिक सुल्तानों का शासनकाल किसने देखा था? तो अमीर खुसरो एवं शेख निजामुद्दीन औलिया ने देखा था। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में किसके थे? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे। अमीर खुसरो एक कवि, इतिहासकार और संगीतज्ञ थे। नेक्स्ट है, नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन थे? तो ये अमीर खुसरो थे। किताब ए नौरस लिखी गई थी हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताब ए नौरस इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखा गया था। भारत में कव्वाली से जानी जाने वाली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप के आरंभकर्ता कौन थे? तो यह अमीर खुसरो थे। तो कव्वाली का प्रारंभकर्ता अमीर खुसरो थे। नेक्स्ट है, तबकात ए नासरी के लेखक मिनहाज उस सिराज हैं। वह भाषा जिसे दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण दिया था तो वह फारसी भाषा थी। नेक्स्ट पे आते हैं, अपभ्रंश शब्द का प्रयोग मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथों में होता था तो यह क्या है? कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूपों को इंगित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। अब देखते हैं लेखक और उनकी पुस्तकें। तो जियाउद्दीन बर्नी जो हैं तारीख फिरोज शाही के लेखक हैं। हसन निजामी ताजुल मासिर से संबंधित है। मिनहाज उस सिराज तबकात नासरी से संबंधित है। याहिया बिन अहमद यह तारीख मुबारक शाही से संबंधित है। मुल्ला दाऊद चांदायन से संबंधित है। दामोदर कवि पद्मावती कथा से संबंधित है। सोमनाथ ये राग विबोध से संबंधित है। अमीर खुसरो
आशिका से संबंधित है। नेक्स्ट है पुस्तकें और लेखक देखते हैं। तारिके फिरोज शाही शम्स ए सिराज अफीम के द्वारा लिखा गया था। तुगलकनामा अमीर खुसरो के द्वारा, हुमायूंनामा गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया था। तारिके हिंद या किताब उल हिंद अलबरूनी के द्वारा, तारिके दिल्ली खुसरो के द्वारा, रेहला इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट है बख्तियार खिलजी के बिहार आक्रमण का पहला विवरण कहाँ से मिलता है, तो यह तबकात नासरी से मिलता है। नेक्स्ट है इनमें से वह संगीत वाद्य जिसे हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है, तो वह है सितार। तो सितार को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है। नेक्स्ट है संगीत यंत्र तबला का प्रचलन अमीर खुसरो ने किया था। नाम और संगीत ग्रंथ देखते हैं। राणा कुंभा ने संगीत राजे ग्रंथ लिखा। काशीनाथ शास्त्री अपातु भासी यह राग चंद्रिका ने लिखा। इन्होंने राग चंद्रिका लिखा। ये सारे संगीत से संबंधित ग्रंथ हैं। पुंडरीक विठल रागमाला लिखा। कृष्णानंद व्यास राग कल्पद्रुम लिखा था। ठीक है। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपना संस्मरण लिखा था वह फिरोज शाह तुगलक था। इसने अपना संस्मरण लिखा था। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत का अब विविध है, इसे देख लेते हैं। भारत में पोलो खेल का प्रचलन तुर्कों ने किया। दस्तार बंदान किसे कहते हैं, यह उलेमा को कहते हैं। सुल्तान और राज्य बहादुर शाह गुजरात में संबंधित है। चांद बीबी बीजापुर से संबंधित है। रजिया सुल्तान दिल्ली से। बाज बहादुर मालवा से संबंधित है। नेक्स्ट है अपने लगभग 30 वर्ष के व्यापक यात्री जीवन में उसने पूर्वी गोलार्ध के विस्तृत भूभाग की यात्रा की। उस विशाल भूभाग को देखा जिसमें आज कोई 44 देश आते हैं और कुल मिलाकर लगभग 73,000 मील की दूरी चलकर पार की। पूर्व आधुनिक काल का संसार का सबसे बड़ा वह यात्री जिसका वर्णन ऊपर दिया गया है, तो यह कौन सा है, यह इब्न बतूता था जिसके बारे में वर्णन है। लेखक और ग्रंथ देखते हैं। कृष्णदेव के द्वारा अमुक्त मालदेय ग्रंथ की रचना की गई थी। महेंद्र वर्मन द्वारा मत विलास प्रहसन की रचना। भोजदेव द्वारा सम्रांगण सूत्रधार की रचना की गई थी। सोमेश्वर द्वारा मानसोल्लास की रचना की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से वह प्रथा जिसकी शुरुआत राजपूतों के समय में हुई, यह कौन सी प्रथा थी, तो यह जौहर प्रथा थी। ठीक है, इसकी शुरुआत राजपूतों के समय हुई थी। अब देख लेते हैं युद्ध और समय। तो प्लासी का युद्ध 1757 में, कलिंग का युद्ध 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में। तराइन का युद्ध द्वितीय युद्ध जो हुआ था वो 1192 में हुआ था। चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ था। तैमूर का आक्रमण 1398 में हुआ था। तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था और घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था। नेक्स्ट है शासक और उसके प्रमुख कार्य देखते हैं। अकबर, आईने 10 साला, मोहम्मद तुगलक, प्रतीक मुद्रा का प्रतिपादन किया था। इल्तुतमिश ने सहलगामी अमीर का प्रतिपादन। शेर शाह ने सड़क आजम बनाया था। नेक्स्ट है 13वीं और 14वीं शताब्दियों में भारतीय कृषक खेती नहीं करता था। किसकी, तो मक्का की खेती नहीं करते थे। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंश। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जौनपुर नगर स्थापित किया गया था, मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में स्थापित किया गया था। तो जौनपुर नगर जो है मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में स्थापित किया गया था। जौनपुर नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो यह फिरोज शाह तुगलक ने किया था। सरकी सुल्तानों के शासनकाल में पूर्व का सिराज किसे कहा जाता था, तो ये जौनपुर को कहा जाता था। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है वह जैनुल आबिदीन है। इनमें से वह शासक जिसने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त करा था ये जैन उल आबिदीन था। इसने जजिया कर समाप्त करा था। जैन उल आबिदीन द्वारा पूरी की गई कश्मीर की जामा मस्जिद की प्रभावकारी विशेषता है, इसमें शामिल है बुर्ज, बौद्ध पैगोडाओं के समान और फारसी शैली, ये सभी शामिल है। बुर्ज, बौद्ध पैगोडाओं के समान
और फारसी शैली है। नेक्स्ट पे आते हैं, इनमें से वह जो विद्वान जो कुंभा के दरबार में नहीं था, तो यह मुनि जिन विजय सूरी नहीं थे, तो ये कुंभा के दरबार में नहीं थे। तो कौन से थे? तो नाथा, टिल्लाबत, ये कुंभा के दरबार में थे। नेक्स्ट है, और ये मुनि सुंदर सूरी भी कुंभा के दरबार में थे। ठीक है, मुनि जिन विषय सूरी नहीं थे। नेक्स्ट पे आते हैं, मध्यकालीन भारतीय राज्य और वर्तमान क्षेत्र देखते हैं। तो चंपक आज चंबा हिमाचल में है, दुर्गर जम्मू में है, कुल्लू हिमाचल में है। नेक्स्ट है, बहमनी राज्य की स्थापना अलाउद्दीन हसन ने की थी। बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1347 ईस्वी में हुई थी। बहमनी राज्य की राजधानी कौन सी थी? प्रथम राजधानी थी यह गुलबर्गा थी। वंश और सल्तनत देख लेते हैं। आदिल शाही बीजापुर से संबंधित है, कुतुब शाही गोलकुंडा से संबंधित है, निजाम शाही अहमदनगर से संबंधित है और सरकी शाही जौनपुर से संबंधित है। नेक्स्ट है, मुस्लिम शासकों में वह जिसे उसकी धर्म निरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी, तो यह इब्राहिम आदिल शाह था, जिसे जगत गुरु मुस्लिम उनकी प्रजा कहती थी। अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत कब हुआ? तो अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया। शासक और राज्य देखते हैं। बाज बहादुर मालवा से संबंधित है, कुतुब शाह गोलकुंडा से, सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात से, यूसुफ आदिल शाह बीजापुर से संबंधित है। नेक्स्ट है, राज्य और राजधानी देखते हैं। काकतीय वंश की राजधानी वारंगल थी, होयसल की राजधानी द्वार समुद्रम और यादव की राजधानी देवगिरी थी, पांड्य की राजधानी कोरकई तत्पश्चात मथुरा थी। नेक्स्ट है, गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है? तो यह हैदराबाद के रूप में वर्तमान में है। नेक्स्ट है, होयसल स्मारक कहाँ पाए गए हैं? तो यह हलेबीड और बेलूर में पाए गए हैं। होयसल की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्रम का वर्तमान नाम क्या है? तो यह हलेबीड इसका वर्तमान नाम है। वह स्मारक जिसमें वह गुंबद है जो संसार के विशालतम गुंबदों में से एक है, तो यह है गोल गुंबद बीजापुर में। ठीक है, गुजरी महल जो ग्वालियर के किले में है, किसने बनवाया था? तो यह मान सिंह ने बनवाया था। अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण किसने दिया था? तो यह भाटा जो रीवा मध्य प्रदेश के राजा रामचंद्र सिंह ने दिया था। ठीक है, आगे देखते हैं, भक्ति और सूफी आंदोलन है। चलिए इसको नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए और बार बार देखिए। कीप वाचिंग, स्टे कनेक्टेड। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, इदुशाला में आपका स्वागत है। हम लोग घटना चक्र पॉइंटर की सीरीज कर रहे थे, जिसमें ये मध्यकाल का पार्ट 2 है। इससे पहले के वीडियो प्लेलिस्ट में डाले जा चुके हैं, आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से। तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ अलवार संतों के द्वारा किया गया था। भक्ति संस्कृति में भारत में पुनर्जन्म हुआ था 15वीं और 16वीं शताब्दी में। तो भक्ति संस्कृति का जो पुनर्जन्म हुआ था वो 15वीं और 16वीं शताब्दी में हुआ था। इससे पहले भी हो चुका था एक बार। नेक्स्ट है, बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य क्या था? तो यह संसार दुखपूर्ण है, ये मुख्य साम्य था, समानता यही थी। नेक्स्ट है, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, जात, संप्रदाय या जाति ना पूछे, यह कथन किसका है? तो यह रामानंद का कथन था। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उसके भक्त समझते थे। ठीक है, नेक्स्ट है, कामरूप में वैष्णव धर्म को किसने लोकप्रिय बनाया था? तो शंकर देव ने लोकप्रिय बनाया था। नेक्स्ट, असम एवं कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किसने किया था? तो ये शंकर देव ने किया था। रामानुजाचार्य किससे संबंधित थे? तो ये विशिष्टाद्वैत से संबंधित थे। नेक्स्ट है, शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो वल्लभाचार्य ने किया था। तो वल्लभाचार्य ने शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था।
नेक्स्ट है महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्मस्थली कहाँ थी, तो यह चंपारण्य छत्तीसगढ़ में थी। ये छत्तीसगढ़ वाला चंपारण्य है। ठीक है। दर्शन और संस्थापक देखते हैं। अद्वैतवाद के संस्थापक शंकराचार्य थे। विशिष्टाद्वैतवाद के रामानुज थे। द्वैतवाद के माधवाचार्य थे और द्वैताद्वैतवाद के निम्बकाचार्य संस्थापक थे। नेक्स्ट है कबीर के उपदेशों के संकलन को क्या कहा जाता है, तो बीजक कहा जाता है। पुष्टि मार्ग के दर्शन को प्रतिपादित किया किसने किया था, ये वल्लभाचार्य ने किया था। इनमें से वह भक्ति संत जिसने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया, तो यह रामानंद थे, जिन्होंने सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया। कबीर किसके शिष्य थे, तो रामानंद के शिष्य थे। मध्यकालीन भारत के वे संत जिसका जन्म प्रयाग में हुआ था, वे रामानंद थे। कबीर और धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक कौन सा है, तो यह है अमरमूल। तो कबीर और धर्मदास के मध्य संवाद जो हुआ था उसका संकलन अमरमूल में है। नेक्स्ट है मलुकदास एक संत कवि थे कड़ा के। संत घासीदास के पिताजी का नाम महंगू था। भक्ति संतों का सही कालक्रम कौन सा है, देखते हैं। सबसे पहले कबीर जो 1398 से 1518 के बीच, गुरु नानक 1469 से 1539 ईस्वी, चैतन्य 1486 से 1534 ईस्वी, मीराबाई 1498 से 1557 ईस्वी। तो ये इनका कालक्रम था। नेक्स्ट है भगवान शिव की प्रतिष्ठा में स्थापित है 12 ज्योतिर्लिंग। रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता था, तो वैष्णव कहा जाता था इनके अनुयायियों को। वह स्थान जो गुरु नानक का जन्म स्थान था वह ननकाना था। वह शासक जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी, तो ये कौन सा शासक था, तो सिकंदर लोदी उस समय शासक था। नेक्स्ट पे आते हैं ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी, यह सिद्धांत किसका है, तो यह सिद्धांत नानक का है। मीराबाई किसके समकालीन थी, तो ये तुलसीदास के समकालीन थी। प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीरा के पति का क्या नाम था, तो भोजराज उनके पति का नाम था। राग गोविंद के रचनाकार कौन है, मीराबाई हैं, तो मीराबाई राग गोविंद की रचनाकार हैं। इनमें से वह जो इस्लाम से प्रभावित था, तो नामदेव जो थे इस्लाम से प्रभावित थे। नेक्स्ट है संत कवि और व्यवसाय देखते हैं। नामदेव जो थे वो दर्जी थे। कबीर जुलाहा, रविदास मोची, सेना नाई थे। ठीक है। तुलसीदास किसके समकालीन थे, तो यह अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। रामचरितमानस ग्रंथ के रचयिता तुलसीदास थे। इनमें से वह रचना जो संत तुलसीदास की नहीं है, तो यह है साहित्य रत्न। तो साहित्य रत्न तुलसीदास के द्वारा नहीं लिखा गया है, बल्कि जबकि गीतावली, कवितावली और विनय पत्रिका यह तुलसीदास की रचना है। नेक्स्ट है वरकरी संप्रदाय का संत कौन था, तो ये नामदेव थे। वरकरी संप्रदाय के संत नामदेव। नेक्स्ट है भक्त तुकाराम, जिस मुगल सम्राट के समकालीन था वह जहांगीर थे। तो तुकाराम जहांगीर के समय थे। इनमें से वह जो भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था, तो वो नागार्जुन थे। भारत में चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम सूफी संत कौन था, तो ये शेख मुइनुद्दीन चिश्ती थे। चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम सूफी संत शेख मुइनुद्दीन चिश्ती थे। सूफी संतों में से वह जो सर्वप्रथम अजमेर में बस गए, तो ये शेख मुइनुद्दीन चिश्ती ही थे। नेक्स्ट है सूफीवाद की चिश्तिया शाखा का संस्थापक कौन था, तो अफगानिस्तान में चिश्त के निवासी अबू इसहाक समी चिश्ती और उसके शिष्य ख्वाजा अबू अब्दाल थे। ये सूफीवाद के संस्थापक थे। नेक्स्ट पे आते हैं ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे, तो ये ख्वाजा उस्मान हरूनी के शिष्य थे। नेक्स्ट है अजमेर में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नजर भेटने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन था, तो ये थे छत्रपति साहू जो शिवाजी के पौत्र थे। तो इन्होंने सबसे पहले नजर भेजने वाले
प्रथम मराठा थे। नेक्स्ट है शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य किसके थे, तो ये बाबा फरीद के शिष्य थे। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में स्थित है। वह सूफी संत जिसकी मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुँचने का एक साधन है। यह मोइनुद्दीन चिश्ती की मान्यता थी कि भक्ति संगीत जो है ईश्वर के निकट पहुँचने का एक साधन है। इनमें से वह जो चिश्ती सिलसिले से संबंध नहीं था, तो शेख अब्दुल जिलानी जो था वो चिश्ती सिलसिले से संबंधित नहीं था, जबकि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख मोइनुद्दीन और शेख निजामुद्दीन औलिया ये चिश्ती सिलसिले से संबंधित थे। नेक्स्ट है भारत का सादी कहा गया, किसे कहा गया, तो ये अमीर हसन को कहा गया था। इनमें से वह सुल्तान जिससे निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था, तो यह अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी से भेंट करने से निजामुद्दीन औलिया ने इनकार कर दिया था। नेक्स्ट है वह सूफी संत जो महबूब ए इलाही के नाम से कहलाता था, तो ये शेख निजामुद्दीन औलिया ही थे, जिसे महबूब ए इलाही के नाम से। नेक्स्ट है शेख फरीद का सर्वाधिक ख्याति लब्ध शिष्य जिसे दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था, वो कौन था, वो निजामुद्दीन औलिया ही थे, जो दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था। नेक्स्ट पे आते हैं, इनमें से वह सूफी संत जिसके विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया, तो ये कौन से थे, तो ये फरूदीदीन गजे शंकर थे। फरूदीदीन गजे शंकर थे, जिनका विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया था। नेक्स्ट पे आते हैं, प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती कहाँ रहते थे, तो ये फतेहपुर सिकरी में रहते थे। शेख उल हिंद की पदवी किसे प्रदान की गई थी, तो यह शेख सलीम चिश्ती को प्रदान की गई थी। अब देखते हैं कवि और संप्रदाय। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे वो चिश्तिया संप्रदाय से संबंधित थे। शेख अहमद सरहिंदी नक्शबंदिया संप्रदाय से संबंधित थे। दारा सिको कादिरिया से संबंधित थे। शेख शहाबुद्दीन सुहरावर्दिया से संबंधित थे। नेक्स्ट है शेख अहमद सरहिंदी जो थे वो अकबर एवं जहांगीर के समकालीन थे। शेख अहमद सरहिंदी अकबर एवं जहांगीर के समकालीन थे। शेख नसीरुद्दीन चिरागे दिल्ली किसके शिष्य थे, तो ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। शेख सलीम चिश्ती किसके समकालीन थे, तो ये अकबर के समकालीन थे। भारत में सूफियों की कादरी पद्धति सबसे पहले शुरू की गई, तो ये शेख नियामतुल्लाह और मखदूम मोहम्मद जिलानी के द्वारा शुरू की गई थी। सूफीवाद के सिलसिलों में वह जो संगीत के विरुद्ध था वो है नक्शबंदिया सिलसिला। तो जो नक्शबंदिया सिलसिला था वो संगीत के विरुद्ध था। नेक्स्ट है शेख बहाउद्दीन जकारिया क्या मानते थे, सुहरावर्दी संप्रदाय को मानते थे। हठ योग अपनाया जाता था। हठ योग नाथ पंथियों और सूफी संतों द्वारा अपनाया जाता था। ठीक है। नेक्स्ट है सूफियों में से वह जिसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना, तो यह शाह मोहम्मद गौस थे। शाह मोहम्मद गौस थे जिन्होंने कृष्ण को औलिया के रूप में माना था। नेक्स्ट है इनमें से वह जिसका संबंध सूफीवाद से नहीं है, तो यह है उलेमा। उलेमा का संबंध सूफीवाद से नहीं था। कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना किसने की थी, तो यह रसखान ने की थी। तो प्रेम वाटिका जो कृष्ण जीवन से संबंधित है उसकी रचना रसखान ने की थी। 12 मासा की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता था। यह कहाँ है, देव शरीफ में है। क्राइस्ट का जन्म स्थान कहाँ है, यह बेथलेहम में है। ईस्टर त्योहारों के पीछे ईसाइयों की क्या भावना है, इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए थे, ये मानना है। वह ईसाई संत जो पशु पक्षियों से प्रेम के लिए विख्यात है वह है असीसी के संत फ्रांसीसी। ठीक है, तो असीसी के संत फ्रांसिस जो थे पशु पक्षियों से प्रेम के लिए विख्यात थे। ईसाइयों का गुड फ्राइडे मनाया जाता है, क्यों, ईसा मसीह के सूली पर चढ़ाए जाने के स्मरण में गुड फ्राइडे मनाया जाता है।
नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं मुगल वंश। बाबर देखते हैं। मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे चगताई तुर्क थे। बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था सैबानी खान ने पराजित किया था। तो सर ए पुल के युद्ध में बाबर को सैबानी खान ने पराजित किया था। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इनमें से वह युद्ध जिसमें एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया, तो यह पानीपत का प्रथम युद्ध है जिसमें तोपों का उपयोग किया गया। नेक्स्ट है बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का क्या कारण था? तो यह तोप खाना था। बाबर के प्रमुख युद्ध और वो देखते हैं वर्ष। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में। खानवा का युद्ध 1527 में। घाघरा का युद्ध 1529 में। और चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था। ठीक है। बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप इस क्षेत्र में तैमूरी राजवंश स्थापित हो गया। वह युद्ध जिसमें बाबर ने जिहाद की घोषणा की, तो ये खानवा का युद्ध था। तो खानवा के युद्ध के समय बाबर ने जिहाद की घोषणा करी थी। नेक्स्ट पे आते हैं मेवाड़ का राजा जिसे 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था, वो कौन सा था? वो राणा सांगा था। बाबर ने सर्वप्रथम पातशाह की पदवी धारण की थी। कहाँ? ये काबुल में किया था। वह मुगल सम्राट जिसके जीवन से धैर्य व संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है, तो वह जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। ठीक है। बाबर ने अपने बाबरनामा में जिन हिंदू राज्यों का उल्लेख किया है वह है मेवाड़ और विजयनगर। तो बाबर ने अपने बाबरनामा में मेवाड़ और विजयनगर का उल्लेख किया है। तुजुक ए बाबरी जो बाबर की आत्मकथा है वो तुर्की भाषा में लिखी गई है। ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं हुमायूं और शेरशाह। इनमें से वह जो हुमायूं का भाई नहीं था, तो यह है उस्मान। उस्मान जो था हुमायूं का भाई नहीं था, जबकि कामरान अस्करी और हिंदाल बाबू हुमायूं का भाई था। नेक्स्ट है हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम देखते हैं। तो सबसे पहले देवरा, फिर चौसा, फिर कन्नौज, फिर सरहिंद का युद्ध। ठीक है। नेक्स्ट है फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना, ने कहाँ शिक्षा प्राप्त करी थी? तो ये जौनपुर में शिक्षा प्राप्त करी थी। नेक्स्ट पे आते हैं इनमें से वह शासक जो उच्च शिक्षित था, वह शेरशाह था। तो शेरशाह उच्च शिक्षित था। वह सुल्तान जिसने पहले हजरते आला की उपाधि अपनाई, तो यह शेरशाह सूरी ने अपनाई थी। शेरशाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में सम्मिलित कौन कौन सा था? राजस्व सुधार, प्रशासनिक सुधार, सैनिक सुधार, मुद्रा प्रणाली में सुधार। तो ये सब सुधार शेरशाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में सम्मिलित था। राजस्व सुधार, प्रशासनिक सुधार, सैनिक सुधार, मुद्रा प्रणाली में सुधार। नेक्स्ट देखते हैं हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण किया कब? तो ये 1532 में आक्रमण किया था। तो हुमायूं ने चुनार पर 1532 में आक्रमण किया था। अपने बादशाह पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने कराया था? तो ये हाजी बेगम ने कराया था। चांदी का रुपया शुरू हुआ, शेरशाह ने शुरू किया था। शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपये की विनिमय दर क्या थी? तो ये 64:1 था। तो 64:1 ये तांबे के दाम और चांदी के रुपये की विनिमय दर थी। शेरशाह सूरी की मृत्यु कालिंजर में हुई। नेक्स्ट है मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता। यह कथन शेरशाह का है। नेक्स्ट पे आते हैं शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो यह सासाराम है। शेरशाह ने निर्माण करवाया था दिल्ली की किला एक कोहिना मस्जिद को शेरशाह ने निर्माण करवाया है। दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किसने किया था? तो शेरशाह ने किया था। कृषकों की सहायता के लिए जिस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी वह शेरशाह था। शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन था? तो यह इस्लाम शाह था। नेक्स्ट आते हैं अकबर। अब देखते हैं अकबर के बारे में। वह स्थान जहां अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया था, तो यह कलानौर था। तो कलानौर पर में अकबर को राजगद्दी पर बैठाया गया था। नेक्स्ट है हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का क्या उद्देश्य था? तो राणा प्रताप को अपने अधीन लाना अकबर का उद्देश्य था।
हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1576 ईस्वी में हुआ था। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के सेना के सेनापति कौन थे? ये हकीम खान थे। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किया था वह कछवाहों थे। तो कछवाहों से सर्वप्रथम वैवाहिक स्थापित किया था। नेक्स्ट है चिश्ती संत की दरगाह जहाँ पर अकबर दर्शन हेतु अधिक जाते थे वो कौन सा दरगाह था? तो ये मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह था। ठीक है। नेक्स्ट है इनमें से वह जिसे अकबर ने स्वयं मारा था, तो वह अधम खान था जिसे अकबर ने स्वयं मारा था। राजपूत का वह राज जिसने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी, तो यह मेवाड़ था जिसने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी। नेक्स्ट है वह राजपूत शासक जिसने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया, यह मारवाड़ के राव चंद्रसेन थे। अकबर के साथ युद्ध करने वाली रानी दुर्गावती कहाँ की थी? तो यह मंडला अथवा गोंडवाना की थी। अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक तथ्य क्या है? यह है प्रशासकीय एकता और कानूनों की एकरूपता, सांस्कृतिक एकता का प्रयत्न और उसकी धार्मिक नीति, जिसको देखते हुए अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में। नेक्स्ट है अकबर की लोकप्रियता के क्या कारण थे? ये था मनसबदारी प्रथा, धार्मिक नीति, भू राजस्व व्यवस्था, सामाजिक सुधार, ये सब लोकप्रियता के कारण थे। नेक्स्ट है वह मुस्लिम शासक जिसने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था, तो यह अकबर था। इनमें से वह बादशाह जिसको प्रबुद्ध निरंकुश कहा जाता है, यह अकबर है जिसे प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है। अकबर का शासन जाना जाता था किसके लिए? तो क्षेत्रों को जीतने के लिए, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए और न्यायिक प्रशासन के लिए जाना जाता था। नेक्स्ट है अकबर के शासन काल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था? तो यह मीर बख्शी था। सैनिक विभाग का प्रमुख मीर बख्शी था। अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था किस पे आधारित थी? तो यह मनसबदारी व्यवस्था पर आधारित थी। नेक्स्ट है अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया वह उधार ली गई थी। कहाँ से? यह मंगोलिया में प्रचलित प्रणाली से ली गई थी। अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिकों के लिए मनसबदारों को रख रखाव करना पड़ता था, तो 20 घोड़ों का रख रखाव करना पड़ता था। तो हर 10 घुड़सवार सैनिकों के लिए 20 घोड़ों का रख रखाव करना पड़ता था। इनमें से वह कर व्यवस्था जिसे बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है, तो वह दहसाला व्यवस्था थी, इसे बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आईने दहसाला पद्धति निर्मित की गई थी। किसके द्वारा? तो यह टोडरमल के द्वारा निर्मित की गई थी। आईने दहसाला टोडरमल के द्वारा निर्मित की गई थी। अकबर ने दीन ए इलाही प्रारंभ किया 1582 में प्रारंभ किया था। वह इतिहासकार जिसने दीन ए इलाही को एक धर्म कहा है वह मोहसिन फानी ने कहा है। इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया था? यह अकबर ने कराया था। फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना था वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था, वह इबादत खाना कहलाता था। इनमें से वह स्मारक जो फतेहपुर सीकरी में नहीं है, तो यह है अकबरी महल, जो फतेहपुर सीकरी में नहीं है। इसके जबकि स्वर्ण महल, पंचमहल और जोधा भाई का महल, ये सब फतेहपुर सीकरी में था। नेक्स्ट है दिल्ली में स्थित वह ऐतिहासिक स्मारक जो भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है, तो यह है हुमायूं का मकबरा। सुलह ए कुल का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, अकबर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट है वह मुगल बादशाह जिसके विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ, तो यह अकबर था। वह मुगल बादशाह जिसके विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था वो अकबर था। नेक्स्ट है अकबर ने कहाँ पर बुलंद दरवाज़ा बनाया था? तो यह फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। वह मुगल सम्राट जिसने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे, तो वह अकबर था। अकबर ने शिक्षा संबंधी सुधार भी किए थे।
अकबर द्वारा बनवाई गई श्रेष्ठतम इमारतें कहाँ है? तो यह फतेहपुर सीकरी में है। नेक्स्ट है, अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। यह कथन किसका है? तो यह विलियम फिंच का कथन है कि इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। ठीक है, तो विलियम फिंच ने ऐसा कहा है। नेक्स्ट है, अकबर द्वारा बनाई गई वह इमारत जिसका नक्शा बौद्ध विहार की तरह है, तो वह है पंचमहल। पंचमहल का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है। जहांगीर महल कहाँ स्थित है? तो यह आगरा में स्थित है। इनमें से वह किला जिसका निर्माण अकबर के राजकाल में नहीं कराया गया, तो वह है दिल्ली का लाल किला। तो ये लाल किला जो है अकबर के समय नहीं करवाया गया था, जबकि आगरा का किला, इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला अकबर के समय निर्माण करवाया गया था। अब देखते हैं बादशाह और बाबर काबुल से संबंधित है। इसका बादशाह और ये मकबरा देखते हैं। बाबर का मकबरा कहाँ है? काबुल में, अकबर का सिकंदरा में, जहांगीर का लाहौर में, शाहजहां का आगरा में है और औरंगजेब का औरंगाबाद में मकबरा है। नेक्स्ट है, अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ था वह फैजी था। तो अकबर के काल में ही हुआ था, महाभारत का फारसी अनुवाद हुआ था। और किसके निर्देशन में हुआ था? तो ये फैजी के निर्देशन में हुआ था। नेक्स्ट है, इनमें से वह जिसने महाभारत का फारसी अनुवाद किया था, तो ये अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था और फैजी के निर्देशन में ये हुआ था। महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक क्या था? तो यह रज्मनामा था। वह जो अकबर की इच्छा अनुसार रामायण का फारसी में अनुवाद किया था वह है अब्दुल कादिर बदायूनी। तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था। नेक्स्ट है, इनमें से वह जिसे सम्राट अकबर द्वारा जरी कलम की उपाधि दी गई थी, तो यह है मोहम्मद हुसैन, जिसे जरी कलम की उपाधि दी गई थी। जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष तक रहा और जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया, वो कौन था? तो यह हरि विजय सूरी था। इनमें से वह जो मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था, तो यह दसवंत था। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा अकबर था। नेक्स्ट है, वह मध्यकालीन भारतीय लेखक जिसने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है, तो यह है अबुल फजल। तो अबुल फजल ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? ये रॉल्फ फिंच था। रॉल्फ फिंच अकबर के समय आया था। अकबर के शासनकाल की प्रमुख घटनाओं का व्यवस्थित क्रम देखते हैं। जजिया की समाप्ति, इबादत खाना का निर्माण, महजर पर हस्ताक्षर और फिर दीन इलाही की स्थापना। तो इस तरह यह व्यवस्थित क्रम था। नेक्स्ट है, अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? तो यह 1576 में मिलाया था। नेक्स्ट पे आते हैं जहांगीर। 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा जहांगीर ने शुरू करी थी। मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि जिस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुआ था यह जहांगीर था। तो मुगलों और मेवाड़ के बीच जो चित्तौड़ की संधि हुई थी वो जहांगीर के समय हुई थी। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में किसे भेजा था? तो हॉकिंस को भेजा था। सबसे पहले हॉकिंस को भेजा था। जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था थॉमस रो जेम्स प्रथम का राजदूत आया था। जहांगीर ने खान की उपाधि किससे सम्मानित किया था? तो ये हॉकिंस को किया था। मुगल सम्राट जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि दी थी, विलियम हॉकिंस को उपाधि दी थी। नेक्स्ट पे आते हैं, इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के राजदूत सर थॉमस रो कब भारत आया था? तो यह 1615 में आया था। जहांगीर ने थॉमस रो को मिलने का अवसर दिया, तो यह अजमेर में अवसर दिया था। जहांगीर थॉमस रो से अजमेर में मिला था। एक डच पर्यटक जिसने
जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया है वह फ्रांसिस्को पेलसट था। तो ये डच पर्यटक था फ्रांसिस्को पेलसट, जिन्होंने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया है। नेक्स्ट है वह मुगल शासक जिसका मकबरा भारत में नहीं है, तो वह है जहांगीर और बाबर तथा बहादुर शाह जफर भी है, इसका मकबरा भारत में नहीं है। मुगल चित्रकला अपनी पराकाष्ठा पर कब थी, तो यह जहांगीर के राज्यकाल में थी। जहांगीर ने नादिर उज जमा की पदवी दी थी, अबुल हसन को दी थी, नाजिर उज जमा की पदवी दी थी। वह चित्रकार जिसे नादिर उल असर की उपाधि दिया गया था वो मंसूर था। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार मंसूर था। मुगल बादशाहों में वह जिसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखा था वह जहांगीर था। अबुल फजल के हत्यारे को पुरस्कृत किसने किया था, तो जहांगीर ने किया था। नेक्स्ट है जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किसने किया था, तो खुर्रम, महावत खान एवं खुसरो ने किया था। नेक्स्ट है खुसरो जिस मुगल बादशाह का पुत्र था वह कौन था, वो जहांगीर था। इत्मादुद्दौला का मुकबरा आगरा में किसने बनवाया था, तो नूरजहां ने बनवाया था। निर्माता और स्मारक देखते हैं। जामा मस्जिद संभल में बाबर ने बनवाया था। दीन पनाह हुमायूं, जहांगीरी महल अकबर और अकबर के मकबरे को पूर्ण कराना ये जहांगीर ने कराया था। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है वो कहाँ स्थित है, वह दतिया में स्थित है। तो नेक्स्ट देखते हैं अब टॉपिक शाहजहां। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी, तो यह कंधार था। किस देश के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को सामरिक महत्व के दृष्टिकोण से एक बड़ा धक्का लगा था, तो यह कंधार था। शाहजहां के बल्ख अभियान का उद्देश्य क्या था, तो यह काबुल की सीमा से सटे बल्ख और बदखसा में एक मित्र शासक को लाना था। वह जिसने बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था, तो यह कविंद्राचार्य थे। तो कविंद्राचार्य ने नेतृत्व किया था। वह जो शाहजहां के शासनकाल का राज्य कवि था, तो यह कलीम था। अबू जलीह इसका नाम था, कलीम जो राज्य कवि था। मुमताज महल का असली नाम क्या था, तो यह अर्जुनमंद बानो बेगम इसका असली नाम था। वह मुगल बादशाह जिसने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था वह शाहजहां था। वह मुगल बादशाह जिसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की वह शाहजहां था। अब देखते हैं स्मारक और उसके निर्माता। अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने। बुलंद दरवाजा जो फतेहपुर सीकरी में, ये अकबर ने बनवाया। मोती मस्जिद आगरा में शाहजहां ने बनवाया। मोती मस्जिद दिल्ली में यह औरंगजेब ने बनवाया था। नेक्स्ट है दिल्ली के लाल किले का किसने किया था, निर्माण करवाया था, तो यह शाहजहां ने। उपनिषदों का फारसी में अनुवाद जिस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ वह शाहजहां था। शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी, दारा सिकोह को दी थी। दारा सिकोह ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था, सिर ए अकबर शीर्षक के अंतर्गत किया था। तो दारा सिकोह ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था और इसका शीर्षक था सिर ए अकबर। नेक्स्ट है इनमें से हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था, तो यह दारा सिकोह था जो हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया था। इनमें से वह इतिहासकार जिसने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है, तो यह ए.एल. श्रीवास्तव ने कहा है। ए.एल. श्रीवास्तव ने शाहजहां के काल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है। सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को उपहार में किसने दिया था, तो यह मीर जुमला ने दिया था। वह मुगल बादशाह जिसने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया, तो सिजदा समाप्त किया था शाहजहां ने समाप्त करा था। इनमें से वह जो शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा, तो यह था औरंगजेब। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, औरंगजेब के बारे में देखते हैं। वह मुगल बादशाह जिसका 2 बार राजाभिषेक हुआ है वह औरंगजेब है। धर्मट का युद्ध लड़ा गया, औरंगजेब और दारा सिकोह के मध्य लड़ा गया था। मुगल बादशाह जो जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है वह औरंगजेब है।
औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 के धर्मट युद्ध में पराजित किया था। ये धर्मट कहाँ स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था वह सुलेमान सिकोह था। औरंगजेब का वह पुत्र जिसने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी तो वह है अकबर। अकबर ने ऐसा किया था। वह मुगल सेनापति जिसके साथ शिवाजी ने 1665 में पुरंदर की संधि की थी वह जयसिंह था। औरंगजेब ने बीजापुर की विजय की थी 1686 में की थी। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजय किया वह बीजापुर और गोलकुंडा था। वह बादशाह जिसके अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे तो वो औरंगजेब था। औरंगजेब के समय मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। मुगल सम्राट जिसने सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी वह औरंगजेब था। नेक्स्ट है जजिया किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था? वह औरंगजेब के शासनकाल में जजिया पुनः लगाया गया था। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का क्या अर्थ था? तो इसका अर्थ होता है दारुल इस्लाम। बीबी का मकबरा कहाँ के निर्माता कौन था? यह औरंगजेब था। वह मकबरा जो द्वितीय ताजमहल के नाम से कहलाता है तो राबिया उद्दौरानी का मकबरा है जिसे द्वितीय ताजमहल कहते हैं। इनमें से वह जो सम्राट औरंगजेब की पुत्री थी तो मेहरुनिसा जो सम्राट औरंगजेब की पुत्री थी। नेक्स्ट है औरंगजेब ने साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की थी। जहां आरा को उपाधि दी थी तो औरंगजेब ने साहिबात उच्च जमानी की उपाधि जहां आरा को दी थी। संत रामदास को संबोधित किया। औरंगजेब के किससे संबंधित है? संत रामदास जो है औरंगजेब के शासनकाल से संबंधित है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मुगल कालीन प्रशासन से मिलते हैं। ओके, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। चलिए अब नेक्स्ट मुगल कालीन प्रशासन देखते हैं। तो फर्स्ट है मुगल प्रशासन के दौरान जिले को जाना जाता था तो सरकार के नाम से जाना जाता था। तो मुगल प्रशासन में जिला सरकार के नाम से जाना जाता था। मुगल काल में सेना का प्रधान कौन होता था? तो यह मीर बख्शी होता था। इनमें से वह जिसे मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था वह मनुची था। तो मनुची को मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था। मुगल प्रशासन में मुहतसिब क्या था? तो यह लोक आचरण अधिकारी होता था। नेक्स्ट है मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खास तौर पर इसलिए चालू की गई थी ताकि साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके। तो मनसबदारी प्रथा जो लागू की गई थी वो इसलिए की गई थी कि साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके। नेक्स्ट है मुगल मनसबदारी व्यवस्था की विशेषताएं क्या थी? देखते हैं। जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे। मनसबदार अनुवांशिक नहीं होते थे। मनसबदारों की 3 श्रेणियां होती थी। इसमें 33 वर्ग थे। उन्हें मशरूत अथवा सशर्त पद प्राप्त होते थे। उनका सवार पद जात पद से अधिक नहीं हो सकता था। तो जो सवार पद होता था वो जात पद से अधिक नहीं होता था। समस्त कार्यकारी एवं सैन्य अधिकारियों को मनसब प्रदान किए जाते थे। नेक्स्ट है मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित था जिसे अकबर ने प्रारंभ किया। मनसब पद केवल सेवा काल तक ही रहता था। मनसबदारों का चयन योग्यता के आधार पर किया जाता था। तो यह मनसब की विशेषता थी। नेक्स्ट है मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का स्रोत क्या था? तो यह भू राजस्व था। मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल प्रतिनिधित्व करता है तो भू राजस्व से। तो माल का क्या अर्थ होता था? भू राजस्व। मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था वह जहांगीर था। मदद मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है तो यह विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त जो भूमि होती थी उसे मदद ए मास कहा जाता था। नेक्स्ट है वह जिसने राम सीता की आकृतियों और रामसी देवनागरी लेख से युक्त कुछ सिक्के चलाए वो कौन था? तो वह अकबर था।
मुगल शासन में तांबे का सिक्का क्या कहलाता था? तो यह दाम कहलाता था। नेक्स्ट है मध्यकाल में बटाई शब्द का क्या अर्थ था? तो यह था लगान निर्धारण करने का तरीका, जिसे बटाई कहते थे। नेक्स्ट आते हैं मुगल कालीन संगीत एवं कला। तो मुगल चित्रकला के विषय में युद्ध दृश्य, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य तथा दरबारी चित्रण होता था। तो मुगल चित्रकला में ये सब मुगल चित्रकला के विषय में, तो ये जो मुगल चित्रकला होता था वह युद्ध दृश्य, पशु पक्षी, प्राकृतिक दृश्य तथा दरबारी चित्रण उस समय होता था। नेक्स्ट पे आते हैं चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किसने किया था? तो यह हुमायूं ने किया था। दास्ताने अमीर हमजा का चित्रांकन किया गया किसके द्वारा? अब्दुस समद द्वारा किया गया था। तो दास्ताने अमीर हमजा का चित्रांकन किसने किया था? तो अबूद समद ने किया था। नेक्स्ट है प्रसिद्ध जहांगीरी चित्रकार कौन कौन थे? तो ये थे अबुल हसन, उस्ताद मंसूर, फारूक बेग, बिशन दास, अकारिजा, मोहम्मद नादिर, मोहम्मद गुराद, मनोहर, माधव तथा गोवर्धन थे। नेक्स्ट आते हैं मुगल चित्रकला ने उन्नति की थी, जहांगीर के शासनकाल में उन्नति की थी। इनमें से विभिन्न शैलियों को दर्शाता है। क्या है ये? तो ये पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल, कांगड़ा स्कूल किसकी है शैली? तो ये चित्रकला की सारी शैलियां हैं। किशनगंज शैली जो थी, जिस कला के लिए प्रसिद्ध थी वह क्या था? तो वह चित्रकला था। तो किशनगढ़ शैली जो है वह चित्रकला के लिए प्रसिद्ध थी। वह एक संगीत वाद्य जिसे बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी, तो वह था बीड़ा। प्रातः काल में गाया जाने वाला राग क्या होता है? ये तोड़ी होता है। तानसेन, बैजू बावरा और गोपाल नायक जैसे संगीतज्ञों ने स्वामी हरिदास से प्रशिक्षण प्राप्त किया था। स्वामी हरिदास के अनुयायियों ने स्थापित किया 5 संगीत अर्चना केंद्र स्थापित किया था। नेक्स्ट है अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित थे तानसेन एवं हरिदास। तो अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायक कौन कौन सम्मिलित था? तो ये थे तानसेन एवं हरिदास। प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो यह ग्वालियर में स्थित है। तानसेन का मुगल नाम था रामतनु पांडे। तो तानसेन का क्या नाम था? रामतनु पांडे। चलिए अब मुगल साहित्य का देखते हैं। गुलबदन बेगम पुत्री थी, किसकी पुत्री थी? तो बाबर की पुत्री थी। वह महिला जिसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखे थे वह गुलबदन बेगम थी। हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने किया था। दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता था वह किसने स्थापित किया था? तो वह माहम अनगा ने स्थापित किया था। हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो यह ताज अल दीन मुफ्ती अल मलिकी ने किया था। तो हितोपदेश का फारसी में अनुवाद ताज अल दीन मुफ्ती अल मलिकी ने किया था। चलिए अब देखते हैं लेखक और पुस्तक ताजुल मासिर के लेखक कौन थे? तो यह हसन निजामी थे। हुमायूं नामा का ख्वाद मीर, आलमगीर नामा मोहम्मद काजिम, नुस्खा ए दिलकुशा यह भीमसेन इसके लेखक थे। अल उतबी किससे संबंधित? तारीखे यामिनी अल उतबी से संबंधित है। चहार चमन चंद्रभान ब्राह्मण से संबंधित है। इकबाल नामा जहांगीरी मुअत्तमद खान से संबंधित है। अब्बास खान शेरवानी जो है वो तारीखे शेर शाही से संबंधित है। इसको याद कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं इनमें से वह जिनका हिंदी साहित्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान है अब्दुल रहीम खान खाना। भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी थे शाहजहां के शासन के एक राजकीय इतिहासकार थे। तो अब्दुल हमीद लाहौरी जो थे शाहजहां के शासन के एक राजकीय इतिहासकार थे। नेक्स्ट है शाहजहां नामा के लेखक कौन है? तो यह है इनायत खान। अनवार ए सुहायली नामक ग्रंथ किसने अनुवाद किया? तो ये पंचतंत्र का है। तो पंचतंत्र का अनुवाद है अनवार ए सुहायली। अबुल फजल द्वारा अकबरनामा पूरा किया गया था, 7 वर्षों में पूरा किया गया था। मुगल काल में दरबारी तथा अदालती भाषा क्या थी? तो यह फारसी था।
नस्तालिक क्या होता है? एक प्रकार की फारसी लिपि होती है जो मध्यकाल में भारत में प्रयुक्त की जाती थी। ठीक है। नेक्स्ट है कवि हृदय वह राजा जिसने नागरी दास के नाम से कृष्ण की प्रशंसा में छंद लिखे थे, तो वो राजा सावंत सिंह थे। ठीक है, तो वो राजा कौन थे? सावंत सिंह थे। नेक्स्ट पे आते हैं। अब देखते हैं महत्वपूर्ण कृतियां रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया किसने लिखी थी? तो यह केशव ने लिखी थी। तो रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया जो रचना है वो केशव ने की थी। नेक्स्ट है मुगल कालीन विविध है, देख लेते हैं। इसमें ये शासक और विदेशी यात्री दिए हुए हैं। जहांगीर के समय विलियम हॉकिंस आया था, अकबर के समय विलियम फिंच आया था, शाहजहां के समय ट्रेवर्नियर आया था और औरंगजेब के समय मनुची आया था। अब देखते हैं विदेशी यात्री और उसके वर्ष देख लेते हैं। तो हॉकिंस 1608 से 1611 वर्ष तक रहा। टॉमस रो 1615 से 1619 तक। मनुची 1653 से 1708 तक। रॉल्फ फिंच 1585 से 1586 तक रहा। नेक्स्ट है युद्ध और वर्ष देखते हैं। दौराह का युद्ध 1531 में हुआ। चौसा का युद्ध 1539 में। कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में। सामूगढ़ का युद्ध 1658 में हुआ था। तराइन का दूसरा युद्ध जो है 1192 में हुआ था। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था। बिलग्राम का युद्ध 1540 में। सरनाल का युद्ध 1572 में। धर्मत का युद्ध 1658 में। और जजायु का युद्ध कब हुआ था? 1707 में। जजायु का युद्ध 1707 में। नेक्स्ट है चार बाहरी आक्रमणों का व्यवस्थित क्रम क्या है? तो देखते हैं। पहले चंगेज खान, फिर तैमूर, फिर नादिर शाह, फिर अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया था। दारा सिकोह को दफनाया गया था, तो इसे दिल्ली में दफनाया गया था। नादिर शाह द्वारा दिल्ली में कत्लेआम 1739 में किया गया था। हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में किस नाम से जाने जाते हैं? तो यह हेमू नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। मध्यकालीन मुगल शब्दावली दी हुई है, उसके क्या कार्य थे दिए। दाम ताम्र की मुद्रा को कहा जाता था। देसाई जो है राजस्व अधिकारी को कहा जाता था। दीवान जो है प्रांतीय राजस्व का प्रमुख होता था। जरीब भूमि माप प्रणाली होती थी। नेक्स्ट है युद्ध और उसके संबंध देखते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर से अकबर संबंधित है। राणा प्रताप के विरुद्ध हुआ था यह युद्ध। बिलग्राम का युद्ध से हुमायूं शेरशाह के विरुद्ध। खुसरो का विद्रोह जहांगीर के समय हुआ था। खानवा का विद्रोह बाबर के समय राणा सांगा के विरुद्ध हुआ था। नेक्स्ट है वर्ष और घटना है, देख लेते हैं। 1556 में अकबर का राज्यारोहण हुआ था। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया गया था। 1680 में शिवाजी का देहांत हुआ था। 1739 में नादिर शाह का दिल्ली पर कब्जा हुआ था। अता अली खान नाम था किसका? यह तानसेन का नाम था। तो तानसेन का क्या नाम था? अता अली खान नाम था। नेक्स्ट है बाबुल मक्का, जिसे मक्का द्वार कहा जाता था, वह सूरत को कहा जाता था। मुगलों ने नौरोज का त्यौहार किया, किससे लिया था? तो यह पारसियों से लिया था। नौरोज का त्यौहार मुगलों ने पारसियों से लिया था। नेक्स्ट पे आते हैं। मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की थी वह कहाँ स्थित था? तो वह लखनऊ में स्थित था। मुगल काल में मौलिम क्या था? तो यह व्यापारिक जहाजों पर बैठने वाला एक कर्मचारी होता था, मौलिम। नेक्स्ट है भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे समांतर व्यापारी होते थे। ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। मुगल काल कंप्लीट हो गया। अब सिख संप्रदाय, चलिए देखते हैं। गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, किसे? ये गुरु अंगद को नियुक्त किए थे। तो गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी गुरु अंगद को नियुक्त किए थे। पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया था गुरु रामदास ने स्थापित किया था। वह सिख गुरु जिसे अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी, तो यह रामदास था। तो रामदास को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी। नेक्स्ट पे आते हैं। वह सिख गुरु जिसने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी, तो वह सिख गुरु कौन था? तो गुरु अर्जुन देव यह था।
आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया था? तो यह गुरु अर्जुन देव ने किया था। नेक्स्ट है वह सिख गुरु जिसको तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्यु दंड दिया गया था। तो ये गुरु अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर है जिनको तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्यु दंड दिया गया था। नेक्स्ट पे आते हैं, वह सिख गुरु जिसकी मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है। तो वह है गुरु तेग बहादुर। इनमें से वह स्थान जिस पर एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा स्थित है वह है हेमकुंड। तो हेमकुंड पर प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा अवस्थित है। नेक्स्ट है जिस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था वो कौन थे? तो वह थे गोविंद सिंह। नेक्स्ट है वह जिनकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है। तो यह है गुरु गोविंद सिंह। तो जो नांदेड़ है वो गुरु गोविंद सिंह की समाधि है। गुरु गोविंद सिंह की महानता किसमें निहित है? कि उन्होंने सिखों की सैनिक व्यवस्था का गठन किया। तो गुरु गोविंद सिंह ने सिखों की सैनिक व्यवस्था का गठन किया था। नेक्स्ट है वह सिख गुरु जिसे खालसा पंथ की स्थापना की। तो ये गुरु गोविंद सिंह थे जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। सिखों के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह थे। बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? तो यह लक्ष्मण देव नाम था उसका, लक्ष्मण देव। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक दलीप सिंह था। तो सिख साम्राज्य का अंतिम शासक दलीप सिंह था। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, मराठा राज और उस संघ। मराठों के उत्कर्ष के क्या कारण थे? तो ये था धार्मिक चेतना, भौगोलिक सुरक्षा, राजनैतिक जागृति, उच्च नेतृत्व शक्ति। तो ये सब मराठों के उत्कर्ष के कारण थे। शिवाजी ने मुगलों को हराया था किस युद्ध में? तो यह सलाहार के युद्ध में 1672 में हराया था। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था? 1627 से 1630 में हुआ था। वह सेनानायक जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था, उसका नाम था अफजल खान। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय जिस नगर में कैद थे वह कौन सा नगर था? तो वह आगरा था। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो यह रायगढ़ थी। शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्य अभिषेक कहाँ हुआ था? तो यह रायगढ़ में हुआ था। शिवाजी के गुरु का क्या नाम था? तो यह रामदास नाम था। अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद थी कौन सी? मराठा प्रशासन में अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद होती थी। नेक्स्ट है शिवाजी के समय सरनोबात का पद जो होता था किससे संबंधित था? तो यह सैन्य प्रशासन से संबंधित था। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह कौन था? तो वह सुमंत था। तो सुमंत जो था वो विदेशी मामलों की देखरेख करता था। नेक्स्ट आते हैं, संभाजी के बाद मराठा प्रशासन को सरल और कारगर किसने बनाया था? तो यह बालाजी विश्वनाथ ने बनाया था। पेशवाओं का सही क्रम देखते हैं। तो पहले आए बालाजी विश्वनाथ, फिर बाजीराव, फिर बालाजी बाजीराव, फिर माधवराव आए। सही कालक्रम देखते हैं तो संभाजी पहले, फिर राजा राम, फिर शिवाजी द्वितीय, फिर छत्रपति साहू जी। नेक्स्ट है मराठा साम्राज्य पेशवा की अध्यक्षता में एक परिसंघ कब बन गया? तो यह 1750 ईस्वी में बन गया। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसने किया था? तो ये ताराबाई ने किया था मराठा नेतृत्व। सरजमी प्रथा संबंधित था। तो मराठा भू राजस्व प्रथा से यह संबंधित था सरजमी। नेक्स्ट देखते हैं, एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा था, वह कौन था? तो वह काशीराज पंडित था जिसने पानीपत की तीसरी लड़ाई जो हुई थी उसे स्वयं देखा था। अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तात्कालिक कारण क्या था? तो वह मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। ये इस पानीपत की तीसरी लड़ाई का तत्कालिक कारण था। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को हराया किसने? अफगानों ने हराया। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? यह 14 जनवरी 1761 को मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। मोडी लिपि का प्रयोग किया था किसने? मराठों के बिलोखों में किया गया है मोडी लिपि। नेक्स्ट आते हैं मुगल साम्राज्य का विघटन। मुगल काल में राजा बनाने वाले थे
हुसैन अली और अब्दुल्ला, तो ये राजा बनाने वाले थे। नेक्स्ट है औरंगजेब, इनको ध्यान रखिएगा, हुसैन अली और अब्दुल्ला को अली बंधु कहते थे और इन्हें किंग मेकर भी उस समय कहते थे। ठीक है। नेक्स्ट है औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली थी, तो यह बहादुर शाह प्रथम ने संभाली थी। मुगल सम्राट जहांदार शाह के शासन के समय से पूर्व अंत का कारण क्या था, तो एक युद्ध में वे अपने भतीजे द्वारा पराजित हुए। नेक्स्ट है वह मुगल सम्राट जिसने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी, तो यह फर्रुखसियर था जिसने शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो यह मोहम्मद शाह रंगीला था। नेक्स्ट है नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था, तो यह मोहम्मद शाह रंगीला था। वह शासक जिसके शासन में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था, तो यह भी मोहम्मद शाह था। वह मुगल बादशाह जो रंगीला के नाम से जाना जाता था, तो वह मोहम्मद शाह ही था, मोहम्मद शाह रंगीला जिसे कहते हैं। नेक्स्ट है वह मुगल बादशाह जिसको वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया, वह शाह आलम द्वितीय था। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था, ये उनके पिता का क्या नाम था, तो यह अकबर शाह द्वितीय नाम था उसके पिता का। बहादुर शाह के पिता का नाम अकबर शाह द्वितीय था। अवध का प्रथम नवाब कौन था, तो यह सआदत खान था। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक चिनकलीज खान था। दिल्ली में स्थित खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहते हैं, वह जय सिंह द्वितीय ने बनवाया था। महाराजा जय सिंह द्वितीय ने वेधशालाएं कहाँ कहाँ बनवाई थी, तो यह दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी, मथुरा, इन सभी जगह पे वेधशालाएं बनवाई थी। 1773 में जीज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों संबंधी विज्ञान से संबंधित है, उसके लेखक कौन था, तो वो जयपुर के सवाई सिंह थे। ठीक है। तो इस तरह आपका मध्यकालीन भारत कंप्लीट हो गया घटना चक्र पॉइंटर से। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए सब्जेक्ट से। ओके, कीप वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड।